नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं और नववर्ष 2020 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह नववर्ष आप सबके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आए, यही हम सबकी कामना है और हमारे देश के किसान कामयाबी की सीढ़ियां चढ़कर आकाश की बुलंदियों को छुएं। ऐसी ही मंगल कामना के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आज कृषि केवल जीविका का साधन ही नहीं बल्कि एक व्यवसाय का रूप ले चुकी है। इसलिए आज के समय में किसान कम समय और कम जगह में कृषि सह व्यवसायों को अपनाकर अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। अगर बटन मशरूम की बात करें तो यह कम लागत में अच्छी आमदनी देने वाला व्यवसाय है। प्रदेश के जो किसान बटन मशरूम की खेती करना चाहते हैं वे किन किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधा नंदिनी से। देखिए, इस मौसम में जो अभी सर्दियों का मौसम, उस मौसम में आप बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। हमारे किसान भाई जो भी हैं, बटन की खेती करने के लिए उपयुक्त समय है, क्योंकि बटन मशरूम जो है वो सर्दियों में उगाना जाता है। उसके लिए तापमान जो है आपको 21 से 25 तक आपको कवक जाल फैलने के लिए चाहिए और उसके बाद जब उसमें मशरूम आने लगता है उस समय का तापमान आपको 16 से 18 डिग्री करना सुनिश्चित करना है। उसके लिए आपको कुछ खास प्रबंध करने पड़ते हैं, कुछ खास चीजें आपको चाहिए होती हैं। जैसे बाकी मशरूम आप उगाते हैं, दूधिया मशरूम है या ऑयस्टर मशरूम है, उसकी तरह ये नहीं उगता है। इसके लिए आपको एक खास तरीके से तैयार खाद की जरूरत होती है। वो खाद आपको बनी बनाई आप खरीद सकते हैं या फिर आपको यदि उसका सारा पता है कि उसमें क्या क्या चीजें पड़नी है, उसके इंग्रेडिएंट्स आपको पता है, तो आप उसको बना भी सकते हैं। वो खाद आपके पास आएगी, मशरूम की कंपोस्ट कहलाती है। उस कंपोस्ट को आपको सुनिश्चित करना है कि आप किसी केंद्र से, जैसे जो संस्था होती है, जैसे ये विश्वविद्यालय है हमारा, पूसा विश्वविद्यालय है, यहाँ से आप बीज लेके जाएं, चाहे आप कंपोस्ट भी यहाँ से लेके जा सकते हैं और फिर उसकी बिजाई कर सकते हैं। मशरूम के बीज को स्पान कहते हैं। बीज की गुणवत्ता का उत्पादन पर बहुत असर होता है, इसीलिए खुम्बी का बीज या स्पान अच्छी भरोसेमंद दुकान से ही लेना चाहिए। बीज 1 माह से अधिक पुराना भी नहीं होना चाहिए। मशरूम का बीज ताज़ा, पूरी बढ़वार लिए एवं अन्य फफूंद से मुक्त होना चाहिए। बीज की मात्रा 1 क्विंटल कंपोस्ट में 0.75 से 1 किलोग्राम रखें। इस बीज को कंपोस्ट में अच्छी तरह मिलाकर या तो पॉलीथीन की थैलियों या बेड पर भर दें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत होगी। बिना प्रशिक्षण के यदि आप लगाएंगे तो हो सकता है आपका एक बार लग जाए। आजकल लोग कई बोलते हैं यूट्यूब पर देखकर वो लोग सीख गए हैं, लेकिन प्रशिक्षण लीजिए तो उसके बाद आपका ऐसा रहेगा कि कंटिन्यूअसली अच्छा मशरूम निकलेगा। ये नहीं कि एक बार आपका निकल गया उसके बाद नहीं निकला। आपको करना ये होता है कि एक बार आप खाद लेकर जाते हैं तो आप इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। अपनी जो मढ़ई है उसमें या तो आप बैग सिस्टम से लगा सकते हैं, जैसे आप बाकी मशरूम लगाते हैं, दूधिया मशरूम है या फिर ऑयस्टर मशरूम है। बाकी दूसरा हो सकता है आपका बेड सिस्टम, जैसे आप पूरा पन्नी को बांधकर मढ़ई में जो स्टैंड्स होते हैं बांस के, उसके ऊपर बिछा सकते हैं। 2 तरीके ये हो गए। जो बैग का बिजाई करने का तरीका है वो दूधिया की तरह ही है और ऑयस्टर की तरह ही। आपको करना कुछ नहीं है, परत दर परत लेयरिंग सिस्टम से आपको करना है। आप खाद डालेंगे, फिर थोड़ा सा उसमें बीज डालेंगे, फिर खाद डालेंगे। मतलब खाद की आपको सबसे जो नीचे की लेयर है आपको कम से कम 3 से 4 इंच उसको रखना है। फिर आप एक बीज की लेयर डालेंगे, फिर आपको 3 इंच का, लगभग 3 से 2.5 3 इंच का फिर एक परत देंगे, फिर आप बीज डालेंगे। ऐसे करते करते आप 3 परत तक जा सकते हैं। थोड़ा बीज लास्ट में ऊपर से डालने के बाद में उसमें अखबार से आप उसको ढक देंगे। अखबार से ढकने के बाद में आप उसका मुंह ऊपर से बंद कर देंगे पिन लगा के और उसको 1 दिन पूरा छोड़ देंगे। 2-3 दिन बाद आपको उसके ऊपर क्या करना है, हल्का पानी देना है। पानी में हल्का आप 0.1% बाविस्टिन मिला के उसको उस पर छिड़क सकते हैं। इससे होता क्या है, एक तो नमी बरकरार रहती है, दूसरा जो कंटामिनेंट्स हो सकते हैं, जो बीमारी करने वाले दूसरे फंगस हैं, दूसरे माइक्रोब्स हैं, उनसे आप बचा सकते हो बाविस्टिन डाल के। उसमें सफेदी आने लगेगी, सफेद कवक जाल चारों तरफ से कंपोस्ट में फैलने लगेगा। उस स्थिति के बाद क्या होता है, 10 से 12 दिन बाद, 2 हफ्ते के बाद आपको ऊपर का जो बैग है उसका कागज जो है हटा देना है, जब आपका पूरा बैग सफेद हो गया है। केसिंग करने के लिए केसिंग मिट्टी बनाने की जरूरत होती है। इसके लिए खाद और दोमट मिट्टी 1:1 की दर से मिलाकर मिश्रण बना ले। करीब 8 घंटे बाद केसिंग मिट्टी का निर्जीवीकरण फॉर्मेलिन 6% के घोल से करें एवं उसे 48 घंटे तक बंद रखना चाहिए। उसके बाद इसे खोलकर 24 घंटे फैलाकर रखें ताकि मिश्रण सूख जाए। इसके बाद 1 इंच मोटी परत इस केसिंग मिट्टी की लगने दें और पानी इस तरह छिड़के कि केवल केसिंग ही गीली हो।
केसिंग सॉइल कभी सूखनी नहीं चाहिए। जैसे ही केसिंग की सॉइल सूखेगी वैसे ही आपका मशरूम खराब हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जब आपने केसिंग बिछा दी उसके 1 हफ्ते बाद आप देखेंगे कि वो केसिंग की सॉइल भी ऊपर से सफेद होने लग जाएगी, उसमें भी कवक जाल आने लग जाएगा। अब आप उसको उसमें क्या करना है, उसमें नमी बरकरार रखनी है, आपको पानी उसमें देना है अब। और उसमें छोटे छोटे आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन बाद मशरूम की फ्रूट बॉडीज, पिन हेड्स जिसको आप कहते हैं, वो निकलना शुरू हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि 4 से 5 दिन के बाद में वो जो फ्रूट बॉडीज हैं, जो छोटे छोटे पिन हेड्स निकले थे सफेद रंग के, वो थोड़ा बड़े हो जाएंगे। और जब वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर के हो जाएंगे तब आपको उसकी हार्वेस्टिंग करनी है। हार्वेस्टिंग करते समय खास बात ये ध्यान रखनी है आपको कि आपको उसे घुमाते हुए तोड़ना है, आपको उसे खींचना नहीं है एक बार में। हालांकि वो खींचने में सरलता से आ जाएगा, लेकिन उससे बाकी के जो निकलने वाले मशरूम हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आपको उसे घुमाते हुए निकालना है केसिंग के ऊपर से, ठीक है। पहला फ्लश आप लेने के बाद में एक अपनी जो आपने फसल लगाई है उसमें से आप 3 हार्वेस्ट तक जा सकते हैं, मतलब 3 बार आप तोड़ाई ले सकते हैं, यदि आप कंट्रोल्ड कंडीशन में या फिर आप कमर्शियल लेवल पे मशरूम लगा रहे हैं। मूल्य संवर्धन। मशरूम तोड़ने के बाद आकार के अनुसार उनकी छटनी कर लें और 3% कैल्शियम क्लोराइड घोल से धोकर उसे फिर साफ पानी से धोएं। इस कपड़े पर फैला दें ताकि अतिरिक्त पानी सूख जाए। फिर 250 ग्राम 500 ग्राम के पैकेट बनाकर सील कर दें एवं थैलियों में पैक कर दें और इसे रेफ्रिजरेटर में 7 से 8 दिन तक रख सकते हैं। ताज़ा मशरूम भी बाजार में आसानी से बिक जाती है। मशरूम के अनेक उत्पाद जैसे अचार, चिप्स, बिस्किट, सूप पाउडर, बढ़िया एवं नूडल्स आदि बनाकर भी बेचा जा सकता है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उचित देखरेख के अभाव में थनैला रोग हो जाता है और यह रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। यदि सही समय पर इस रोग का निदान नहीं किया गया तो पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो क्या है थनैला रोग के कारण, लक्षण और बचाव उपचार के उपाय, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर लक्ष्मण सिंह शेखावत। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करें दुधारू पशुओं में होने वाले थनैला मैस्टाइटिस बीमारी के फैलने के कारण, निदान और उसके बचाव के बारे में। आमतौर पे देखा गया है कि जो हमारी पशुशाला है उसमें जैसे नमी की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे पशु की बिछावन है जहाँ पशु बैठता है वहाँ गंदगी हो, तो उसके माध्यम से जो हमारा जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, वो पशु के थनों में प्रवेश करता है। जैसे ही हमने दूध निकाला, दूध निकालने के तुरंत आधे घंटे के अंदर पशु अगर बैठ गया हो तो उसकी जो जगह होती है, जो कैनाल होती है, उसके माध्यम से उसमें गोबर है, पेशाब है, वो थन में संचरण के माध्यम से चढ़ जाता है और वो धीरे धीरे उसमें इन्फेक्शन करता है, उसमें घाव बन जाता है। और देखा जाता है कि पहले जो हमारा थन है उसमें हल्का हल्का छींचड़े आना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद में थन जो है कड़ा हो जाता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, वो लाल रंग का दिखाई देता है। थनैला रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। भारत में दुग्ध उत्पादकों को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान इस बीमारी के कारण होता है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि नाम से ही विदित है, यदि पशु के थन ही खराब हो जाएंगे तो ऐसे पशु से क्या उत्पादन मिलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। थनैला रोग से ग्रसित पशु के दूध में खून आने लगता है, अयन का आकार बदल जाता है, दूध का फटा हुआ या दही के समान चिथड़े आने लगते हैं और ऐसे दूध को किसी काम में नहीं लिया जा सकता है। यदि थनैला रोग का समय रहते बचाव कर लिया जाए तो इससे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो किसान भाइयों हम बात करते हैं उसके बचाव की, कि बचाव ही उपचार से अधिक सरल है। तो किसान भाइयों मुख्य रूप से ये ध्यान रखें जो हमारी पशुशाला है वो साफ़ सुथरी रहे, उसमें जो बिछावन है वो सूखी रहे और वहाँ किसी प्रकार की नमी नहीं हो। इसी प्रकार जो हमारा दूधिया वो भी ध्यान रखें कि उसको दूध निकालने से पहले, दूध निकालने के बाद हाथों को अच्छी तरह साफ़ करें। इसी प्रकार उसका जो अडर है, उसके जो टीट्स हैं, थन है, उनको भी अच्छी तरह साफ़ करें और दूध निकालने के बाद उनको जीवाणुनाशक जो KMNO4 है, लाल दवा है, उसका 1% सॉल्यूशन में उनको टिप करें तो उसमें थनैला होने की संभावना कम होती है। इसी प्रकार जो किसान भाई ये भी ध्यान रखें कि जो हमारी पशुशाला है समय समय जीवाणुनाशक दवाइयाँ छिड़कते रहें, उससे भी हमारा जो थनैला है उसका काफ़ी नियंत्रण होगा। उसकी कंप्लीट मिल्किंग होनी चाहिए।
अगर थनों में दूध रहता है तो धीरे धीरे उसमें जीवाणु पनपते हैं और पशु की दूध देने की क्षमता भी धीरे धीरे कम होती है। और ये एक छुआछूत की बीमारी है जो एक थन से दूसरे थन और एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। और इसको फैलाने में मुख्य रूप से जो हमारा दूधिया है, दूध के बर्तन है, ये भी सहयोग करते हैं। जैसे संक्रमित हाथों से अगर हमने एक गाय को लगाया, उसके बाद दूसरी गाय का दूध निकाला, तो उस दूसरी गाय में ये बीमारी फैल जाती है। यानी कि जो पशु थनैला से ग्रसित है तो उसका अलग ट्रीटमेंट बॉक्स में ले जाके या अलग पशुशाला में उसको रखें, जिससे दूसरे पशुओं में ये हमारा थनैला नहीं होगा। दूध व्यवसायी पशुपालकों के लिए थनैला एक चुनौती से कम नहीं है। थनैला रोग से पशुपालकों को बहुत हानि होती है। इसको समय पर पहचान कर पशु चिकित्सक की मदद से तुरंत इलाज करवाना चाहिए। इसी प्रकार अगर पशु किसी कारण से हमारा थनैला से ग्रसित हो जाता है तो उसके बचाव के लिए किसान भाई सबसे पहले तो ये करेंगे, जो हमारा पशु है उसको पशुशाला से अलग करें। उसके जो बीमार पशु के थनों से निकाला हुआ जो छींचड़े हैं, जो दूध है, उसको कहीं दूर फेंकें कि उससे हमारी पशुशाला में दूसरे पशुओं में संक्रमण नहीं हो सके। और अलग उसका जो उपचार है वो जैसे उस पर एंटीबायोटिक के द्वारा उसमें करना चाहिए और समय पे उपचार करना चाहिए, जिससे हमारे जो पशु को नुकसान नहीं हो और दूध का भी नुकसान नहीं हो। इसी प्रकार समय समय पर थनों की जो मेस्टाइटिस स्ट्रिप है उससे चेक करते रहें, जैसे पशु में थनैला का हमको पता लग जाएगा और समय पर उसका उपचार हो जाएगा। इस प्रकार किसान भाइयों, जो मेरे द्वारा बताई गई बातों का आप ध्यान रखेंगे तो जो हमारे अधिक दूध देने वाले पशु हैं उसमें थनैला की बीमारी नहीं होगी और किसान भाइयों को जो थनैला के माध्यम से हानि होती है वो नहीं हो पाएगी और हमारा डेयरी का व्यवसाय एक लाभकारी व्यवसाय साबित होगा। अब एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अहरौली, जिला जबलपुर के कृषक सुजान सिंह ने। यह आम के बाग में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुजान सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आम की सफल बागवानी के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। इस समय हम आम के बाग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पे आपसे थोड़ा चर्चा करना चाह रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आम जून, जुलाई, अगस्त में आपने हार्वेस्ट कर दिया होगा। हार्वेस्ट करने के बाद आप लोगों ने आम के बगीचे के पेड़ के नीचे आपने गोबर की खाद और फर्टिलाइजर आपने दे दिया होगा ताकि नई ग्रोथ आ सके। किसान भाइयों, आम के बाग से आने वाले समय में अधिक फलों की प्राप्ति हो, इसके लिए आपको आम के बाग में कीट नियंत्रण करना होगा। तो आप कैसे करें इस कार्य को, आइए जानते हैं। मीलीबग एक कीट होता है। अब मीलीबग के जो कीट होते हैं, ये जो कीट है इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे बढ़िया पहचान ये है कि बिल्कुल जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट बिल्कुल काटन जैसे सफ़ेद काटन होता है, सफ़ेद रुई होती है, वो उस जैसा उसका आवरण होता है। तो उसको आप देखेंगे तो ये लगे ये जो है मीलीबग, आप समझ जाइए कि अगर व्हाइट कलर का है, काटन टाइप का है ऊपर उसका आवरण, तो आप समझ जाइए कि ये मीलीबग है। अगर उसको किसी मतलब चिपटी उपटी से उसको पलट के देखेंगे तो नीचे चपटा हुआ जो है वो कीट आपका दिखेगा। तो इस तरह से ये आपकी पहचान है। इसी समय अंडे दे देते हैं ज़मीन में और दिसंबर के महीने से क्या होता है, ये पेड़ पे चढ़ना शुरू कर देंगे। तो आप इस समय जो है पेड़ के नीचे आप गुड़ाई अच्छी से कर दीजिए ताकि ये जो कीड़े हैं, कीड़े जो अंडे देने वाले हैं, ये सब नष्ट हो जाएं। आपके पास थोड़ा बहुत फोरेट है तो फोरेट मिला देंगे तो उससे क्या है कि 100% वो जो इंसेक्ट के एग हैं
वो खत्म हो जाएंगे। बाय द वे कुछ मीलीबग नहीं नष्ट हुए तो बच जाते हैं, तो उसके लिए हम ये सलाह देंगे कि आजकल जहाँ भी इस तरह की समस्या देखी गई है, ये जो प्लास्टिक आती है, प्लास्टिक की पन्नी आती है, पॉलीथीन, इसको आप चारों तरफ से आप पेड़ के नीचे जमीन से लगा हुआ आप जो इसको लपेट दें। लपेट देने के बाद इसके जो ऊपर और नीचे सिरा है इसको ग्रीस लगा दें, ताकि जो इंसेक्ट अंडे बन के इंसेक्ट बन जाते हैं तो ये चढ़ते हैं पेड़ के ऊपर, तो ये जो है इसी पे नीचे कुछ चिपक जाते हैं, कुछ पन्नी के ऊपर जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं, तो इस तरह से आपका काफ़ी कुछ निदान हो जाता है। कुछ कीट ऐसे हैं जो कि इतना करने के बावजूद भी ऊपर पहुंच जाते हैं पेड़ पे, तो आप वहाँ पे आप ये जो थायोमेथाक्साम है और मैलाथियान है, इन सब इंसेक्टिसाइड्स कुछ उपलब्ध हैं जिनको आप डाल करके इसका नियंत्रण कर सकते। एक मैंगो हापर की समस्या आती है, मैंगो हापर की पहचान जिसको हम लोग भुनगा बोलते हैं, फुदका टाइप का बोलते हैं। आप पेड़ के पास जाते हैं, छूते हैं, बहुत से छोटे छोटे कीड़े जो है पेड़ के तने के पास रहते हैं और उड़ने लगते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये मैंगो हापर है। और ये बाद में ये मैंगो हापर जो है ये कारण बनते हैं कि और भी डिजीज फैलाने की, जैसे सूटी म्यूल वगैरह भी में भी इनका योगदान रहता है। तो मैंगो हापर की समस्या के दूर करने के लिए थायोमेथाक्साम है, मैलाथियान है, इमिडाक्लोप्रिड है, आप उसका जो है बाज़ार से आप ले करके आप इसको स्प्रे कर सकते। तो इस तरह से आप मैंगो हापर संतुलित तरीके से आप इसको कंट्रोल कर लेंगे तो आने वाली समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। इसके अलावा आम के बाग को कुछ रोगों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जान लेते हैं। इस समय हम 2-3 चीज़ों पे आपका ध्यान देना चाहेंगे। इसे ठंडा का समय है, ठंड का समय है, तो इस समय जो एक आपके बाग में मैंगो माल फॉर्मेशन की समस्या आती है, तो मैंगो माल फॉर्मेशन की समस्या आएगी, आपको दिखेगी या दिख रही होगी, शुरू हो गई होगी। तो इसमें 2 तरह की होती है। एक होती है जो है वानस्पतिक ये माल फॉर्मेशन होता है जिसको गुम्मा व्याधि बोलते हैं, और दूसरा फ्लोरल जिसके जो पैनिकल्स होते हैं, जो फूल होते हैं वो गुच्छे के रूप में आ जाते हैं, शीर्ष गुच्छ टाइप का। तो इसके कंट्रोल करने के लिए ये उपयुक्त समय है अभी। तो इस समय आप अगर 200 ppm नैप्थलीन एस्टिक एसिड का प्रयोग कर देंगे तो ये जो मैंगो माल फॉर्मेशन है ये उस समस्या आपकी नहीं रहेगी, दूर हो जाएगी। और जो पुराने ऑलरेडी इन्फेक्टेड या अफेक्टेड जो है पोर्शन थे, गुच्छे जिसमें कि ये मैंगो माल फॉर्मेशन लगा हुआ था, तो आप उसको प्रूनिंग के द्वारा काट करके आप अलग कर सकते हैं। इससे आपका मैंगो माल फॉर्मेशन की समस्या से निजात मिलेगी। मैंगो में एक समस्या पाउडरी मिल्ड्यू की आती है। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं अपने यहाँ राख होती है, भभूतिया रोग, पत्तियों पे जो बौर आते हैं, इस पे जो है इस टाइप की ये समस्या आ जाती है। तो अभी तो बहरहाल बौर आपके फरवरी से आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन यह है कि आप अभी से अपनी तैयारी बना के रखिए। उस पे जो है कोई भी सल्फर फंजीसाइड, आप बेटेबुल सल्फर है या सल्फेक्स है, उसका 0.2% घोल बना के आप छिड़क देंगे तो वो जो आपका भभूतिया रोग है, पाउडरी मिल्ड्यू है, उससे आपको निदान मिल जाएगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम के मुख्य झलकियां। अच्छी बंटवार के लिए गेहूं की फसल में आवश्यक कार्य। मछली सह बतख पालन है लाभकारी व्यवसाय। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है